friends, welcome to Shero Classic 6 weeks transformation series. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है and this is also one of my favorite topics. It's about the principles of resistance training. Guys, if you understand, अगर आप ये समझ जाएं अच्छी तरीके से ये टॉपिक about principles of resistance training, तो more or less आपके सारे questions आंसर हो जाएंगे. आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए, क्या क्या उसमें इंक्लूड करना चाहिए, क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए. तो गाइस स्टार्ट करते हैं द 7 ग्रैंडडरी प्रिंसिपल्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. इसमें गाइस द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी आर ऑल डिफरेंट टेक्निकली एंड जेनेटिकली. वी ऑल शैल गेट रिजल्ट्स. जब भी आप वेट ट्रेनिंग वर्कआउट करेंगे वी ऑल शैल गेट रिजल्ट्स, बट द रेट एंड मैग्नीट्यूड कुड बी डिफरेंट. मतलब जब आप कोई भी वर्कआउट करेंगे हर किसी को रिजल्ट्स आएंगे, बट उसका रेट एंड मैग्नीट्यूड एज इन कितनी जल्दी आएंगे कितने ज्यादा आएंगे वो डिटरमाइन करेगा आपके जेनेटिक्स से. लेट्स से फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं जो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक क्लास में पढ़ते हैं, दे हैंग आउट टुगेदर, साथ रहते हैं, ऑलमोस्ट एक तरह का खाना खाते हैं, और जब वो जिम जाते हैं और वर्कआउट करते हैं तो हो सकता है एक के रिजल्ट ज्यादा आए, जल्दी आए, और एक के थोड़े डिलेड रिजल्ट्स आए. दैट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स, that they are following same kind of workout, same kind of routine, eating same kind of food. फिर भी एक की प्रोग्रेस ज्यादा होती है, एक की कम होती है. That is individual difference. अब इसका रेलेवेंस क्या है इसका प्रिंसिपल का, कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी जो कंपटीशन है वो आपके अपने साथ होना चाहिए. किसी और के साथ compete करके या सोच के कि उसके रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं मेरे कम आ रहे हैं या वाइस वर्सा, डिसहार्टन नहीं होना. और आपने रियलिस्टिक प्लान्स या गोल्स बनाने हैं जिससे आपकी प्रोग्रेशन या आपकी प्रोग्रेस आपके बॉडी के हिसाब से हो. रिजल्ट जरूर आएंगे. अगर आप मान लीजिए बेंच प्रेस करते हैं, आपकी बेंच प्रेस जरूर बढ़ेगी, जो आगे और प्रिंसिपल्स में एक्सप्लेन करूंगा, प्रोवाइडेड आप उन सबको ध्यान से सुने और अप्लाई करें. ओके, सो रियलिस्टिक गोल्स बनाने और आपका कंपटीशन आपके अपने साथ है, किसी और के साथ नहीं है. तो यू शुड नॉट बी डिसहार्टन. अगर किसी और को ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, आपको भी आएंगे, आप भी वहां जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, बट हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे. सेकंड प्रिंसिपल इज दैट ऑफ ओवर कंपनसेशन. ओवर कंपनसेशन का मतलब हुआ कि जब भी आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वर्कआउट्स करते हैं तो आपकी बॉडी ओवर कंपनसेट करती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है. दैट्स एन एडेप्टिव मैकेनिज्म और अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. जब भी आप वेट्स लगाएंगे, बॉडी में स्ट्रेस डालेंगे, बॉडी विल बिकम स्ट्रॉन्गर by overcompensating, by putting on more muscle mass. Third is that of progressive overload. Now guys, they both complement each other. Progressive overload leads to overcompensation. What is progressive overload? That is also known as progression. अब guys, ये progression को समझना बहुत important है, because that is very central to the progress that you will make or the results you will get. जब भी आप वेट ट्रेनिंग वर्कआउट्स करते हैं तो उसके अंदर पहला क्या होता है, नेम ऑफ एक्सरसाइज, दूसरा क्या होता है, नंबर ऑफ सेट्स, और तीसरा क्या होता है, द रिपीटेशंस. नाउ गाइस, सपोज फॉर एग्जांपल आप हम स्क्वाट कर रहे हैं, ठीक, दैट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, स्क्वाट. देन यू डू सेट्स, लाइक यू डू वार्म अप सेट्स, लाइक 2 or 3 वार्म अप सेट्स. उसके बाद आप वर्किंग सेट्स करते हो, राइट, फिक्स्ड वेट वर्किंग सेट्स, जिसमें आप सेट्स डिटरमाइन करते हो. आपने किस तरह का अब मसल रिमॉडलिंग करनी है, वेदर इट इज मायोफिब्युलर हाइपरट्रॉफी जिसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं, या सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी जिसको हम साइज गेन बोलते हैं, या ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी जिसको हम टोनिंग योर मसल या कटिंग जिसको डेफिनेशन लेके आने के लिए हम करते हैं. सो प्रोग्रेशन कैसे कैसे कर सकते हैं आपने अमाउंट ऑफ वेट यू आर लिफ्टिंग वो फिक्स कर दिया, अमाउंट ऑफ सेट्स यू आर डूइंग वो फिक्स कर दिए, और आप रिपीटिशन बढ़ाते जाइए. दैट इज वन पार्ट ऑफ प्रोग्रेशन. सेकंड कुड बी वेट फिक्स किया, रिपीटिशन फिक्स किए, नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाते गए. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोग्रेशन. बट द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इफेक्टिव प्रोग्रेशन इज कि आपने नंबर ऑफ सेट्स एंड नंबर ऑफ रिपीटिशन को फिक्स किया, और द अमाउंट ऑफ वेट यू आर लिफ्टिंग उसको पीरियोडिकली बढ़ाते गए. से फॉर एग्जाम्पल आपने 100 किलो की स्क्वाट लगाई, उसके वार्म अप के बाद 3 वर्किंग सेट्स आपने 100 किलो के किए, जिसमें आपका 6th रैप वाज योर फेलियर है, राइट. नाउ आप कोशिश कीजिए कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते 100 को 105 किलो कीजिए, उसके 3 वर्किंग सेट्स कीजिए, सेम नंबर ऑफ रिपीटिशन, दैट इज 6. ओके,
इस तरह के प्रोग्रेशन इज मोस्ट इफेक्टिव। ओके, इस तरह की प्रोग्रेशन से क्या होगा कि एटलीस्ट आपका एक सेट गोल होगा, आपको पता है कि आप कितना वेट मार सकते हैं फॉर हाउ मेनी रिपीटिशंस, एंड देन यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द वेट, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड और प्रोग्रेशन, जिसको हम नॉर्मल कॉमनली बोलते हैं। नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल इज दैट ऑफ स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड, जिसको सेट प्रिंसिपल बोलते हैं, SAID, स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप डिमांड बॉडी पे डालते हो, आपकी अडेप्टेशन वो स्पेसिफिक होती है। इसका सिंपल मतलब ये है, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड्योरेंस नहीं बढ़ेगी, और आपकी अगर एंड्योरेंस करते हो तो आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। मोटा मोटा आप गेनिंग और कटिंग एक टाइम पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके वेट ट्रेनिंग वर्कआउट बदल जाते हैं। इसके अलावा आपकी डाइट जो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है वो बदल जाती है, रेस्ट पीरियड बदल जाता है, नंबर ऑफ डेज इन बिटवीन आप जो रेस्ट लेते हैं कि आपने बॉडी पार्ट रिपीट करना है एक हफ्ते में या नहीं करना है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ वेट ट्रेनिंग वर्कआउट यू आर डूइंग। स्ट्रेंथ अलग होती है, हाइपरट्रॉफी अलग होती है और एंड्योरेंस अलग होती है। सो जिस तरह का आप बॉडी पे स्ट्रेस डालोगे, adaptation is very specific to that stress. Now the fourth principle is that of use and disuse. Use and disuse मतलब either you use your muscles or you lose them. आप जब तक रेगुलर वर्कआउट करते रहेंगे आपकी मसल की हाइपरट्रॉफी होगी। अब वर्कआउट करना छोड़ देंगे थोड़े टाइम बाद उसकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, मतलब मसल का साइज और स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाता है। बट एज अ कम बैक, जब आप दोबारा वर्कआउट शुरू करते हैं, पार्ट ऑफ योर मसल मेमोरी, आपने जहां छोड़ा था, जिस पोजीशन पे या जिस लेवल पे आपने अपनी बॉडी को छोड़ा था, जब आप दोबारा शुरू करते हैं वर्कआउट करना, तो वो लेवल या पोजीशन बहुत जल्दी वापस आ जाती है। उसकी वजह क्या होती है? मसल मेमोरी। ऑलराइट, सो मसल मेमोरी को अगर मैं और डिफाइन करूं, अब होता क्या है कि जब भी हम बात करते हैं अबाउट मसल गेन, राइट, it's about the amount of protein in the muscle increasing, as in the actin and myosin contractile proteins का बढ़ना, ठीक है ना, यही होता है। इसके अलावा ऑब्वियसली सार्कोप्लाज्म भी बढ़ता है, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसके लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। जब आप मसल की हाइपरट्रॉफी होती है तो उसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटीन की आपके सिंथेसिस होती है। सो मोर न्यूक्लियाई वुड मीन मोर प्रोटीन सिंथेसिस मींस बिगर मसल। जब आप एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, मसल की एट्रोफी जरूर होती है बट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डजंट डिक्रीज, वो कम नहीं होते, जितने बड़े होते हैं उतने रहते हैं। तो जब आप दोबारा वर्कआउट शुरू करते हैं, दोबारा स्ट्रेस डालना शुरू करते हैं, प्रोग्रेशन करते हैं, डाइट अच्छी लेनी शुरू करते हैं, प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं, तो आपकी सिंथेसिस प्रोटीन की जल्दी होती है और मसल का साइज जल्दी बड़ा हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड यूज और डिसयूज प्रिंसिपल। Now the sixth one is your principle of specificity. It is different from specific adaptation to impose demands, as in specificity is more related to your technique or your movement of your workout, as in अगर आपने quads को बढ़ाना, right, quads बढ़ाना, तो obviously अलग तरह की एक्सरसाइज है। बट अगर आपको स्क्वाट को बढ़ाना है तो स्क्वाट बढ़ाने के लिए आपको स्क्वाट ही मारनी पड़ेगी। लेग प्रेस मारने से थोड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, क्वाड्स बढ़ेंगी, बट स्क्वाट बढ़ाने के लिए आपको स्क्वाट ही मारनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वाट में और लेग प्रेस में जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो थोड़ी अलग हैं। जैसे स्क्वाट आप इरेक्टाइल पोजीशन पे करते हैं, राइट, और उसके अंदर आपकी ऑब्वियसली क्वाड्स यूज होती हैं, ग्लूट्स भी यूज होती हैं, लोअर बैक भी यूज होती है। तो जो मसल का जो कॉम्बिनेशन है, काइंड ऑफ मसल्स दे आर यूज्ड, राइट, दे आर डिफरेंट देन लेग प्रेस। लेग प्रेस में आप बैठ के या लेट के उसको लेग प्रेस करते हैं, जिसमें आपकी लोअर बैक और हिप का इतना ज्यादा रोल नहीं आता है। तो अगर आपको कोई मूवमेंट इंप्रूव करनी है तो आपको वो मूवमेंट करके ही वो मूवमेंट इंप्रूव होगी, स्क्वाट मार के ही स्क्वाट इंप्रूव होगी। लेग प्रेस से स्क्वाट होती है इंप्रूव, बट अगर स्क्वाट ही मारनी है, स्क्वाट बढ़ानी है, तो आपको स्क्वाट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे अगर आपको एंड्योरेंस करनी है, आपको भागना है, क्रॉस कंट्री करनी है, तो रनिंग करके ही वो बढ़ेगी, साइकिलिंग से नहीं बढ़ेगी। आपकी एरोबिक एंड्योरेंस बढ़ सकती है, बट एक्चुअल जो स्ट्रेंथ रनिंग है उसकी कैपेसिटी रनिंग करके ही बढ़ेगी, दैट इज स्पेसिफिसिटी। नाउ गाइस, द सेवंथ प्रिंसिपल इज दैट ऑफ
That is the seventh principle is the GAS principle, that is general adaptation syndrome. Now this is very important principle which led to the concept of periodization. जब भी आप वेट ट्रेनिंग वर्कआउट शुरू करते हो, your body goes through various stages, like first is shock, second is overcompensation या adaptation, and third is fatigue. जब भी आप स्टार्टिंग में वेट ट्रेनिंग वर्कआउट शुरू करोगे, your body might go into shock, as in तो नया जो स्ट्रेस आया है, your body is not able to accommodate that. It's not used to those kind of stresses. सेकेंड स्टेज आती है जब आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है एंड इट स्टार्ट्स ओवर कंपनसेटिंग बाय गेटिंग स्ट्रॉन्गर. नाउ अगर आप वो स्ट्रेस चेंज नहीं करते, वही स्ट्रेस आप लगातार डालते रहते हैं, तो आपकी बॉडी कैन गो इनटू फैटीग या ओवर ट्रेनिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पीरियोडिकली अपने वर्कआउट्स को चेंज करना है. एवरी 4 to 6 weeks you should be changing your workout schedules or plans, as in आपको रैप रेंजेस चेंज करनी है. अब रैप रेंजेस चेंज करने की जब बात आती है, तो हम जब वर्कआउट्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो किस तरह के वर्कआउट्स होते हैं? हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम, 4 to 6 रैप रेंज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और मायोफिबुलर हाइपरट्रॉफी. दूसरा कौन सा होता है? 8 to 12 रैप रेंज, दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, राइट? नॉर्मली इसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं. दैट इंक्रीजेज योर साइज ऑफ द मसल्स. थर्ड इज 12 to 18 रैप रेंज, दैट इज ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी, जिसमें आपकी मसल की टोन या डेफिनेशन ज्यादा आती है. अब देखिए, अब इसको चेंज कैसे करना है? 6 to 8 weeks. अब जब हम पेरियोडाइजेशन की बात करते हैं, तो एक होते हैं लीनियर पेरियोडाइजेशन, एक होते हैं नॉन लीनियर पेरियोडाइजेशन. एज इन आपने 4 से 6 हफ्ते एक तरह का वर्कआउट किया रैप रेंज वाइज, फिर 4 to 6 weeks आपने उसको चेंज किया, फिर उसके बाद दोबारा चेंज किया. तो 4 से 6 हफ्ते आपने एक ही तरह के रैप रेंज किए, उससे 4 से 6 हफ्ते उसके बाद आपने फिर दूसरी तरह के रैप रेंज किए, और फिर उसके बाद फिर तीसरी तरह के रैप रेंजेस किए. दैट इज लीनियर पेरियोडाइजेशन. इसका दूसरा तरीका होता है नॉन लीनियर पेरियोडाइजेशन, जिसमें 4 से 6 हफ्ते नहीं, आप हफ्ते के हफ्ते या वर्कआउट टू वर्कआउट ऑल्सो यू कैन चेंज योर रैप रेंज. ओके, दैट्स अनदर वे ऑफ हिटिंग योर मसल्स. इसमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है? फॉर बिगिनर्स आई रिकमेंड दैट यू फॉलो लीनियर पेरियोडाइजेशन. एडवांस लेवल पे जब जाते हो, देन यू कैन डू मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ वर्कआउट, व्हिच इज काइंड ऑफ अ नॉन लीनियर पेरियोडाइजेशन. ऑब्वियसली जब भी आप वर्कआउट रैप रेंजेस चेंज करेंगे, तो आपकी डाइट भी चेंज होगी, राइट? अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, देन यू हैव टू बी इन कैलोरी सरप्लस डाइट. जब आप हाइपरट्रॉफी करेंगे, तो सम काइंड ऑफ अ मेंटेनेंस डाइट दैट आल्सो विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन योर बॉडी वेट, राइट? जो कैलकुलेशंस होती हैं. बात जब आप कटिंग पे आते हैं या ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी 12 to 18, ऑब्वियसली आप कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं. सो गाइस, मोटा मोटा अगर इस तरह के रूल्स को या प्रिंसिपल्स को आप केयरफुली फॉलो करें, रिजल्ट्स आर गारंटीड. तो आई विल समराइज वंस अगेन. Individual difference, that is we all have different genetics, so results would vary in terms of magnitude and the rate. Second is overcompensation. Whenever you put your body in stress, आपकी body overcompensate करती है, strong होती है. Third, progression, that is progressive overload, कि आपको results के लिए constantly stress को बढ़ाना है. अगर आप same stress रखेंगे, तो आपकी body भी status quo में रहेगी, grow नहीं करेगी. Fourth, specific adaptation to imposed demands. जैसे आप डिमांड डालोगे, अडेप्टेशन उस तरह की स्पेसिफिक होती है. मोटा मोटा आप गेनिंग और कटिंग सेम टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वर्कआउट्स अलग होते हैं, रैप रेंजेस अलग होती हैं, एंड देयर इज डिफरेंस इन डाइट आल्सो, वेदर इन सरप्लस और इन डेफिसिट. फिफ्थ इज यूज और डिसयूज, दैट इज आइदर यू यूज योर मसल और यू लूज देम. हाइपरट्रॉफी होती है, छोड़ने पे एट्रोफी होती है, बट मसल मेमोरी की वजह से आप दोबारा जब वर्कआउट शुरू करते हो, आपकी गेनिंग जल्दी होती है, जहाँ आपने छोड़ा होता है वहाँ जल्दी पहुंच जाते हो. देन स्पेसिफिसिटी, कि अगर आपको कोई मूवमेंट इंप्रूव करनी है, एज इन स्क्वाट इंप्रूव करनी है, तो स्क्वाट मार के ही स्क्वाट इंप्रूव होगी. बेंच इंप्रूव करनी है, बेंच मार के बेंच इंप्रूव होगी. मैं मसल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर मूवमेंट की बात कर रहा हूँ. सेवंथ इज योर गैस प्रिंसिपल, दैट इज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम. इसकी मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई. उसके बाद concept of periodization, which is very important to periodize your schedules, to change your schedules after 4 to 6 weeks. अगर आप वो नहीं करेंगे, then your body will hit a plateau, मतलब आपकी gains रुक जाएंगे, and you might go into overreaching and ultimately overtraining. So guys,
ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, इसको आप फॉलो कीजिए एंड रिजल्ट्स आर गारंटीड। थैंक यू गाइस।